ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 295। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम लोग दूसरे स्थान के लिए क्यों लड़ रहे हो, जबकि पहले और दूसरे स्थान के बीच का अंतर तो कल्पनातीत है। विवान ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अन्य लोग कुछ समय के लिए चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि विवान की बात सच है। लेकिन फिर भी किसी को तो दूसरे स्थान पर आना था, है ना? संख्यात्मक स्थिति के मामले में अंतर वास्तव में मायने नहीं रखता। भले ही पहले व्यक्ति और उसके बाद वाले के बीच आकाश और पृथ्वी का अंतर हो, उस व्यक्ति को फिर भी दूसरे के रूप में ही जाना जाएगा। तुम लोग ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम में से किसी के पास काशिश की जैसी क्षमताएं हैं, भले ही तुम उसकी सुंदरता से मेल खा सको। इसलिए तुम जो भी करो, काशिश के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। काशिश ने कहा जब उसने देखा कि लड़के चुप हो गए हैं। जो भी तुम कहो, अंत में मैं अभी भी वह हूं जिसने तुम्हारा दिल जीता है, भले ही मैं काशिश के मुकाबले में नहीं हूं। आंद्रे ने हंसते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं? अगर ऐसा है तो फिर से ऐसा कुछ कहने की कोशिश करो। काशिश ने आंद्रे को घूरते हुए कहा। हालांकि उसके चेहरे पर एक हल्का गुलाबी रंग था जब उसने आंद्रे को धमकी दी। हे। अन्य तीन लड़के हंस पड़े जब उन्होंने देखा कि काशिश की धमकी के बाद आंद्रे पूरी तरह से चुप हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह लड़की के लिए पूरी तरह से गिर गया था। वास्तव में उनके बीच का रिश्ता ज्यादा समय पहले शुरू नहीं हुआ था। ये बस एक मजाक की तरह था जब ये सब शुरू हुआ था, जब सान्या ने सोमेश्वर सिटी में एक भव्य भोज का आयोजन किया था। दोनों समहाव एक साथ आ गए, उनके दोस्तों की उलझन और संदेह के बीच। दोनों के एक साथ आने का कारण तो स्पष्ट नहीं था। हालांकि यह सच था कि काशिश अपनी सुंदरता में एक स्तर पर थी, आंद्रे को भी कम नहीं आंका जा सकता था। वास्तव में वह एक हद तक भोगवादी था। फिर भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों कैसे एक साथ आए, और यहाँ तक कि दोनों परिवार भी इसके खिलाफ नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि शहर के बड़े 5 परिवारों में से 2 के बीच एक विवाह के माध्यम से सहयोग बनने वाला था। विवान और सान्या, जो इस समय एक दूसरे के बगल में बैठे थे, बस मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने देखा कि ये 5 लोग मजाक कर रहे हैं। हालांकि उनके 5 परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे, लेकिन इन 5 परिवारों के वंशज अच्छे संबंधों में थे। विवान ने शंभू की ओर देखा जो चुपचाप बातचीत का अवलोकन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही शामिल होने वाला नहीं था। कम से कम वह 5 में सबसे परिपक्व था, इसलिए उसने नहीं सोचा कि बेकार की मजाक में शामिल होना उसके लिए वयस्कों के सामने अच्छा प्रभाव डालेगा। फिर भी युवाओं ने निश्चित रूप से कमरे में उपस्थित वयस्कों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आराम से बातचीत की। वयस्कों ने भी एक दूसरे के साथ चर्चा की, हालांकि धीमी आवाज में, जैसे वे जूनियर्स को हंसते हुए देख रहे थे। वे एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे सभी विवान के साथ किसी न किसी तरह के संबंध साझा करते थे। समूह में वापस विवान ने उस समय चुप रहने वाले जोनाथन की ओर देखा और पूछा, विवान, क्या ये जोनाथन तुम्हारा जुड़वा भाई है? इस सवाल को सुनकर सभी अन्य लोग शोर करना बंद कर दिए और ध्यान से सुनने लगे। जब से उन्होंने जोनाथन को देखा था, वे उसकी पहचान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। फिर भी उनमें से किसी में भी इस मामले के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी जब तक विवान ने नहीं किया। हंफ, मैं इस लड़के का जुड़वा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो स्पष्ट रूप से उससे बड़ा हूँ, जोनाथन ने गरजते हुए कहा। अरे, क्या ऐसा है? लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारा जन्मदिन अभी 1 महीने दूर है। तुम तो केवल मेरे छोटे भाई हो सकते हो, विवान ने जवाब दिया। जोनाथन इस पर चुप रह गया कि विवान को उसके जन्मदिन के बारे में कैसे पता था। वह हमेशा से इसे उससे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचते हुए जब से विवान ने उसे सूचित किया था कि वह 2 कंपनियों, कालमंड और द रोज, का विलय करने वाला है, उसे नई कंपनी के शेयरधारकों का हिस्सा बनने के लिए अपनी सभी जानकारी जमा करनी पड़ी थी। इस पर वह केवल गरजते हुए सिर घुमा सकता था। जिन लोगों को विवान और जोनाथन के बीच के रिश्ते के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, वे चुप रह गए। हालांकि यह सच था कि अब उन्हें ये जानकारी मिल गई थी कि विवान और जोनाथन जुड़वा नहीं हैं, तो वे क्या थे? उनके बीच केवल 1 महीने का अंतर था जब उम्र की बात आती थी। तो क्या ये संभव था कि वे भाई न हों? लेकिन अगर वे भाई नहीं थे, तो उनके बीच का रिश्ता क्या था? सान्या, दीपिका और पूजा ने पहले ही ऐसी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया था जहां विवान और जोनाथन एक दूसरे से सुपीरियॉरिटी के बारे में बहस करते रहते थे। इसलिए सान्या ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा, विवान और जोनाथन जुड़वा नहीं हैं, बल्कि चचेरे भाई हैं। बस उनकी माताएं जुड़वा हैं। विवान की मां यहाँ नहीं है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जोनाथन की मां वहां है। जैसे ही उसने कहा, उसने अनिता की ओर इशारा किया।
उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी क्योंकि वह अभी भी इस तथ्य के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी कि एन अब वहां नहीं थी। दोनों ने एक साथ बहुत समय बिताया था जब वह छोटी थी, इससे पहले कि उसकी यादें सील हो गई थीं। और जब उसने अनिता को देखा तो उसे इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी कि जो उसके सामने थी वह अनिता थी और एन नहीं। ओह, समझ गया। लड़कों ने सिर हिलाया लेकिन उनमें अभी भी कुछ संदेह था। क्या ये संभव था कि जुड़वा बहनों को अलग अलग लोगों से शादी की गई हो? या और कैसे ये संभव हो सकता था कि जुड़वा बहनें जो अलग अलग लोगों से शादी की गई थीं, उनके बच्चे एक जैसे दिखते हों? हे, ये बस इतना है कि हमारे महिलाओं के जीन दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। यही कारण है कि विवान और जोनाथन ने अपनी माताओं की तुलना में अपने पिता की उपस्थिति को ग्रहण किया। दीपिका ने हंसते हुए कहा। जिस बात का उसे पता नहीं था वह ये थी कि जबकि कमरे में महिलाएं अपने आप पर गर्व कर रही थीं, कुछ पुरुष, विशेष रूप से अविनाश, उदास थे। दीपिका के शब्दों का कोई फर्क नहीं था, जो ये कहने के समान था कि उसके जीन अनिता के मुकाबले कमजोर थे। एक पुरुष के रूप में वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? लेकिन जब सच सभी के सामने था तो वह इसका खंडन कैसे कर सकता था? अंत में वह केवल थोड़ी निराशा में सिर हिलाकर रह गया। लेकिन उस समय उसे नीचे की मेज के नीचे कोई हाथ पकड़ता हुआ महसूस हुआ। यह अनिता थी। वह उसे प्रेम से देख रही थी। ये स्पष्ट था कि उसका अर्थ था, भले ही तुम कमजोर हो, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करती हूं जैसे तुम हो। अविनाश को और भी अधिक निराशा महसूस हुई। ऐसा कुछ उसे खुश करने वाला होना चाहिए था, लेकिन वह ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि वह वास्तव में खुश है। वास्तव में उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नीचे गिरने के बाद और भी एक मुक्का लगा हो। छोटी पार्टी अंततः समाप्त हो गई जब शाम का समय आ गया। इसके बाद सानिया ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि वे आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने रेस्तरां को छोड़ दिया और एक अन्य होटल की ओर बढ़े जो सानिया द्वारा बुक किया गया था। ये वर्तमान में देश में मौजूद सबसे अच्छा होटल था, रॉयल डिश प्रीमियम होटल। हालांकि यह सच था कि वे ग्लेज होटल का उपयोग कर सकते थे, सानिया को लगा कि यदि वे पूरे होटल को बुक करते हैं तो वे व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे। ये कुछ ऐसा था जो उसने विवान के साथ बिताए समय से सीखा था। उसके लिए खर्च की गई राशि की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि आय निरंतर हो, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब विवान ने यह महसूस किया तो उसने सराहना में सिर हिलाया। 100 बार की आय गुणक सिस्टम के कारण हर पैसा $10 के बराबर था। तो अगर उन्होंने उस विशेष दिन मुख्यालय के व्यवसाय को विचलित किया तो क्या ये उसके लिए एक बड़ा नुकसान नहीं होता? इसके अलावा चूंकि वह ये सुनिश्चित करने का इरादा रखता था कि उसका होटल देश में सबसे अच्छा बन जाए, तो वह इस मौके का उपयोग करके उस होटल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था जिसमें वे इस समय जा रहे थे। होटल के अंदर हालांकि उन्होंने सभी मंजिलों पर कब्जा नहीं किया था क्योंकि लोगों की संख्या सीमित थी, लेकिन इस बार यहाँ लोगों की संख्या रेस्तरां में मौजूद लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। सानिया ने डेनाली के साथ व्यवस्था की थी और उन सभी उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया था जो विवान के बारे में जानते थे। इसमें ट्रेसी, ग्रेस और अन्य लोग शामिल थे जिन्होंने पहले विवान से मुलाकात की थी। सानिया और डेनाली को पता था कि विवान एक कम प्रोफाइल वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कोई तरीका नहीं था कि बहुत कम लोग पूरे होटल में शाम बिताने के लिए आए, है ना? ये सुनिश्चित करने के लिए कि भोज का आनंद लिया जा सके, उन्होंने कई लोगों को आमंत्रित किया जो उन्हें संख्याओं को भरने में मदद करेंगे। यहाँ तक कि अन्य लोग जो उच्च अधिकारियों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन केवल इसलिए कि वे विवान को जानते थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था। एक अच्छा उदाहरण होगा टिम, जो व्यवसाय ओवरलोड भवन में सुरक्षा का प्रभारी था। चूंकि जीवीएसएल का अधिग्रहण विवान द्वारा किया गया था, इस आदमी को उसके प्रयासों के कारण पदोन्नति दी गई थी। विवान ने कभी भी उन सभी को नजरअंदाज नहीं किया जो मेहनत करते थे जब तक कि वह उन्हें नोटिस करता। बस इसी तरह एक छोटी निजी भोज का आयोजन देश के सबसे अच्छे होटल में रात के समय किया गया। और हालांकि यह सच था कि होटल बुकिंग के कारण बहुत सारा पैसा कमा रहा था, वे ग्लेज होटल और अन्य होटलों के लिए ग्राहकों को भी खो रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो डेनाली ने उपयोग करने का निर्णय लिया था। वह वही थी जिसने सानिया को इस होटल को चुनने की सलाह दी थी क्योंकि ये वर्तमान में उनका सबसे बड़ा प्रतियोगी था। जब होटल के उच्च अधिकारी सोच रहे थे कि वे आसान पैसे कमा रहे हैं, तो दीर्घकालिक में वे नुकसान उठा रहे थे। भोज के बाद बहुत सी चीजें नहीं बदलीं। विवान और बाकी लोग वही करते रहे जो वे सामान्यतः करते थे। शंभू और सोमेश्वर सिटी और देश के अन्य हिस्सों से बाकी लोग भी अपने अपने रास्ते पर चले गए ताकि वे अपने कर्तव्यों का ध्यान रख सकें। विवान के पास उसने मनोरंजन कंपनियों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं खोया था। चूंकि विलय तेजी से डेनाली की मदद से किया जा रहा था, विवान अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। साथ ही उसने कुछ और स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू कर दिया था।
ये बस इतना था कि पिछले बार की तरह जब उसने एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की थी, उसने एक टीवी श्रृंखला की स्क्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया। इस तरह जैसे जैसे उत्पादन आगे बढ़ेगा, यदि पहला सीजन पूरा हो जाता है तो वे पहले से ही इसे बाजार में जारी कर सकते हैं, और साथ ही वे उनका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं ताकि वे अन्य मनोरंजन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर सकें। उसकी योजना थी कि वह जो कुछ भी पूरा करना है उसे जल्दी से पूरा करे ताकि वह अपने स्तर की प्राधिकरण को दूसरे स्तर में अपग्रेड करने के साथ आने वाले लाभों को देख सके। हालांकि ये कुछ ऐसा था जो एक लंबे समय तक चलने वाला था। विवान के लिए ये कुछ ऐसा था जिसे उसे जल्दी करना था। हालांकि उसने पहले सोचा था कि वह मजबूत हो गया है, उसने ये पाया कि अंधेरे में और भी रहस्य थे जो विज्ञान द्वारा समझाए नहीं जा सकते। एक अच्छा उदाहरण होगा वह समय जब उसकी और सान्या की यादें सील हो गई थीं। ये कुछ ऐसा था जो स्पष्ट रूप से लक्षित था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि किसी विशेष व्यक्ति या घटना के बारे में यादें कैसे सील की जा सकती हैं। लेकिन यह सब नहीं था। एक और तथ्य यह था कि उसकी मां के पास उसकी और सान्या की यादों के सील होने के बारे में जानकारी थी, लेकिन वह अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मां ने उसकी यादें कैसे सील की। इसके अलावा ये क्या कारण हो सकता था कि यादें सील की जानी थीं। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि सान्या को गड़बड़ी में शामिल नहीं करने के लिए उसे भूलना पड़ा। ये कुछ ऐसा था जिसे वह वास्तव में नहीं मानता था। आखिरकार नीलिमा उसकी मां थी, और चूंकि वह उस समय में किसी अजीब चीज में शामिल नहीं था जब उसने अपनी यादें खोई थीं, उसने सोचा कि इस सब में कुछ गड़बड़ थी। और बेंजामिन, जो कथित तौर पर उसका दादा और नीलिमा का पिता था, वास्तव में उसके भाई के द्वारा उसकी मां को मरते हुए देखने के लिए खड़ा हो सकता था। यह उसके लिए समझ में नहीं आया। और बेंजामिन के शब्द की, अगर नीलिमा को रॉय परिवार से मुक्त होना होता तो कोई भी उसे जाने से रोक नहीं सकता था। विवान की यादों के अनुसार जब से वह याद करता है, उसकी मां ने धीरेन्द्र से प्यार करने के कारण डल्टन जाने का निर्णय लिया था, और वह उस व्यवस्थित विवाह से भाग रही थी जो नाथन द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। जब विवान ने अपनी मां को आंसू बहाते हुए देखा तो उसने सोचा कि वह वास्तव में धीरेन्द्र से प्यार करती थी और वह उसे जाने नहीं देगी, खासकर जब उसने उसके बेटे को जन्म दिया था। इन सब के अलावा विवान को अभी भी उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना था जो वर्तमान में जरूरी थी। हालांकि उसने पहले ही उन सभी लोगों से निपट लिया था जो उसे परेशान कर सकते थे। व्यवसाय के मामले में यही नहीं कहा जा सकता था। चूंकि वह सिस्टम का लाभ उठाना की योजना बना रहा था ताकि वह जितनी जल्दी हो सके सिस्टम की अंतिम शर्त को पूरा कर सके, तो ये बेहतर होगा कि वह अभी ऐसा करे। यही कारण था कि विवान ने कई कंपनियों को खरीदा था। यह उसे पहले आय पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सेट कर रहा था जो उसे नई व्यवसायों से मिली थी। उसने ये तय किया था कि वह सिस्टम का लाभ उठाना, चूंकि सिस्टम वास्तव में इस बात की परवाह नहीं करती थी कि उसने कितनी समान प्रकार की कंपनियां खरीदी हैं, तो यही वह कर रहा था। हालांकि उसने पहले ही कई कंपनियों का विलय कर लिया था। यह इस तथ्य के कारण था कि वह प्रबंधन पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसकी वर्तमान योजना ये थी कि जब वह नए अधिग्रहित व्यवसायों से पहली आय पुरस्कार प्राप्त करेगा तो वह उन कंपनियों का विलय करेगा जो समान उद्योग की थीं। इस तरह वह पहले से ही बाजारों के एकाधिकार की ओर बढ़ रहा होगा। बेशक वर्तमान में विवान के लक्ष्य छोटे नहीं थे। पहले आय पुरस्कार से जो सबक उसने छोटे किराना स्टोरों के अधिग्रहण से सीखा था, वह उसके मन को बदलने के लिए पर्याप्त था। जब उसने सोमेश्वर सिटी में छोटे किराना स्टोरों को खरीदा तो उस समय प्राप्त पुरस्कार एक मोटरसाइकिल थी। हालांकि यह अच्छा और सब कुछ लग रहा था, लेकिन ये विवान के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही कारण था कि इस विशेष तारीख तक नए अधिग्रहित किराना स्टोरों से पहली आय पुरस्कार अभी भी उसके द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। वह बस अपना समय बिता रहा था, जैसे कि मुफ्त कौशल स्लॉट, ताकि वह भविष्य में बेहतर पुरस्कार प्राप्त कर सके। अब विवान बड़े संस्थानों को खरीदने जा रहा था। यदि वे छोटे होते तो वह पहले आय प्राप्त करने से पहले उनका विलय कर देता। इस तरह पहली आय पुरस्कार उच्च स्तर पर होगी। वर्तमान में वह सबसे अधिक उत्सुक था उस मासिक रिपोर्ट का जो आने वाली थी। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने कुछ समय से तैयार किया था जब उसने कुछ और कंपनियों का अधिग्रहण किया था। अलिप्सस डॉट। जब ये सब चल रहा था, विवान को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि एक खतरा करीब आ रहा है। इस समय अजीमा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति ने अंततः चारों ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अचानक परिवेश में बदलाव के लिए अभ्यस्त होने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार मैं यहाँ हूँ। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन था जिसने उप प्रधान नेता द्वारा आयोजित मिशन में बाधा डाली। फिर भी चूंकि मैंने खुद कार्रवाई की है, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने आप से सोचा। वह उन परिवहन के साधनों के क्षेत्र की ओर बढ़ा।
चूंकि यह उसकी पहली बार था कि वह यहाँ आया था, वह स्पष्ट रूप से यह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे पहले से ही कुछ सुराग मिल गए थे कि उसे अपनी जांच कहाँ से शुरू करनी थी। वह था योना और नाथन का अंतिम ज्ञात स्थान। उनका गायब होना रहस्यमय था और इसे जल्द से जल्द हल किया जाना था। ये देखते हुए कि संगठन में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही थी और उसके जैसे व्यक्ति की कार्रवाई के साथ ये स्पष्ट था कि कई लोग अलार्म में होंगे। इसलिए उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह मिशन को यथाशीघ्र पूरा करे। यह सही है, ये वही व्यक्ति था जिसे मजबूत आधार से भेजा गया था ताकि वह नाथन के ठिकाने की खोज कर सके। उसका नाम एरिक था। वह मजबूत था और वर्तमान में मानता था कि उसके अलावा जो लोग उसके साथ मजबूत आधार से आए थे, कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। मुझे लगता है कि जब मैं मिशन पूरा कर लूंगा तो मैं वही करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। चूंकि यह मेरे लिए मजबूत आधार से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है, मैं इसका अधिकतम उपयोग करूंगा। एरिक ने अपने आप से सोचा जब वह एक टैक्सी में चढ़ा। चूंकि उसके पास अजीमा में कोई निवास नहीं था, उसके पास एक होटल में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह एक ऐसा होटल था जो उस क्षेत्र के करीब स्थित था जहां से उसे अपने मिशन की शुरुआत करनी थी। अलिप्सस डॉट। जैसे ही वह निकला, एक महिला ने भी उस दिशा में देखा जहां एरिक चला गया था। उसकी आंखें संकीर्ण थीं। इस समय उसका मन दौड़ रहा था, ये सोचते हुए कि एरिक यहाँ आने का कारण क्या हो सकता है। अच्छा है कि मैंने हमेशा उस पर नजर रखी, अन्यथा मुझे नहीं पता होता कि वह इस तरह की कार्रवाई कर रहा था। महिला ने अपने आप से सोचा जब वह एक टैक्सी में चढ़ी। कहाँ जाना है, मैडम? टैक्सी ड्राइवर ने खुशी से पूछा। उसे एक लंबे ब्रेक के बाद एक सुंदर ग्राहक मिली थी जो उसने चोटों के कारण लिया था। उस टैक्सी का पीछा करो, सुनिश्चित करो कि तुम दूरी बनाए रखो, महिला, जिसका नाम सामंथा था, ने ठंडी आवाज में कहा। अरे ठीक है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर ये सुनिश्चित नहीं था कि महिला किसी का पीछा कर रही थी, उसने फिर भी ऐसा करने का निर्णय लिया। आखिरकार जिस व्यक्ति को वह ले जा रहा था वह एक महिला थी, और चूंकि वह अभी हवाई अड्डे से आ रही थी, उसे विश्वास नहीं था कि वह कुछ खतरनाक ले जा रही थी। उसने सोचा कि अधिकतम महिला एक स्टॉकर हो सकती है, और यह कि वह अपने प्रेमी, दोस्त या दुश्मन का पीछा कर रही थी, यह उसे नहीं पता था कि वह उस टैक्सी में कौन था जिसे उसने पीछा करने के लिए कहा था। इस बीच सामंथा बस सोच रही थी, मुझे आश्चर्य है कि पैंथर्स संगठन एरिक को मजबूत आधार से बाहर भेजने के बारे में क्या सोच रहा है। क्या वे नहीं डरते कि वे खोजे जाएंगे? जैसे ही वे मजबूत आधारों के सभी बलों को जारी किए गए समझौते का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए आने वाली सजा कुछ ऐसी होगी जिसे वे संभाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर वह गलती करता है और समझौता तोड़ता है तो मेरे लिए चीजें बेहतर होंगी। शायद मैं उसकी मदद कर सकती हूँ कि वह समझौता तोड़ने में मदद करे अगर वह बहुत सावधान है। जब उसने इस बिंदु पर पहुंचकर सोचा, सामंथा का चेहरा ठंडा हो गया। ये स्पष्ट नहीं था कि उसके और एरिक के बीच क्या दुश्मनी थी। दूसरी ओर विवान को एरिक और सामंथा की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भले ही वह इसके बारे में जानता, तब भी वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वे पहले ही अजीमा देश में पहुंच चुके थे। इस समय विवान कुछ स्क्रिप्ट लिखने में व्यस्त था। चूंकि महीने का अंत आ रहा था और उसने पहले से ही योजना बनाई थी कि वह अगले महीने सभी 2 मनोरंजन कंपनियों का विलय कर देगा, उसे जल्द से जल्द कुछ चीजें निपटानी थीं। वर्तमान में उसने पहले ही 10 से अधिक स्क्रिप्टें जमा कर ली थीं जो टीवी श्रृंखला के लिए थीं। ये असामान्य रूप से लंबी थीं और वास्तव में पूरी तरह से उत्पादन करने में बहुत समय लगेगा। जब वह स्क्रिप्ट लेखन में गहराई से व्यस्त था, उसने अचानक नीचे से आने वाली आवाजें सुनी। ये स्पष्ट था कि कुछ लोग आए थे और यह एक ही व्यक्ति नहीं था। उसने थोड़ा सा भौंका। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि सान्या आने वाली है, उसे ये नहीं पता था कि कोई और भी उसके साथ आ रहा था। फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसे केवल उस मुद्दे को सेट करने के लिए स्क्रिप्ट लेखन को एक तरफ रखना था ताकि वह सान्या के साथ सामान्य दिनचर्या का सामना कर सके। जिस प्रशिक्षण का उसने उसके लिए आयोजन किया था वह अभी भी चल रहा था, भले ही सान्या ने बहुत सुधार किया हो। उसके लिए उसके द्वारा मूल बातें समझने में सक्षम होना पर्याप्त नहीं था। चूंकि कई चीजें छिपी हुई थीं, ये बेहतर होगा कि वह मजबूत हो जाए किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए जो किसी भी समय छायाओं से आ सकता है। यही कारण था कि विवान ने एक लड़ाई क्लब खरीदने का निर्णय लिया था। अवैध अंडरग्राउंड लड़ाइयों के विपरीत ये कुछ ऐसा था जिसमें कानूनी लड़ाइयां शामिल थीं जो सरकार द्वारा अनुमोदित थीं। उसने कुछ पैसे खर्च किए थे ताकि वह कुछ ऐसा स्थापित कर सके, क्योंकि न केवल पुरस्कार राशि वहां होनी थी बल्कि कर्मचारियों जैसे रेफरी और न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाना था। हालांकि यह उसकी बड़ी योजना का हिस्सा नहीं था। विवान इस विधि का उपयोग सिस्टम का लाभ उठाना की योजना बना रहा था।
वह ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसा कोई मौका है कि वह शरीर को मजबूत करने वाली गोली की रेसिपी प्राप्त कर सके। यदि यह संभव था तो वह और भी मजबूत हो सकता था। हालांकि वह वर्तमान में मजबूत था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अजेय था। यदि वह गोलियों और अन्य गर्म हथियारों का सामना करता है तो वह सुनिश्चित नहीं था कि वह जीवित रह सकेगा। एक अच्छा उदाहरण होगा वह समय जब उसे ब्रैंडन द्वारा गोली मारी गई थी। उस समय हालांकि गोली उसकी मांसपेशियों में गहराई से नहीं घुसी थी, यह उसकी आंखों पर निशाना बनाए जाने पर वैसा नहीं हो सकता था। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह नीचे की ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि कौन आया है तो वह केवल चौंक गया। सान्या के अलावा वहां एक और व्यक्ति था जो विवान के लिए परिचित था, फिर भी उसी समय अपरिचित था। ओलिविया वह व्यक्ति थी जो सान्या के साथ आई थी। हालांकि उसने पहले 2 बार उस महिला से मुलाकात की थी, विवान ने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। उसके अनुसार हालांकि उसने उसे शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के माध्यम से मजबूत किया था, ये कुछ ऐसा था जिसे उसने केवल उस समय के आवेग में किया था जब वह सान्या द्वारा घायल हुई थी। लेकिन फिर भी हालांकि वह सामान्य से मजबूत होने जा रही थी, विवान जानता था कि वह उसके मुकाबले में नहीं आ सकती। न केवल वह वर्तमान में उसके मुकाबले में बेजोड़ था, बल्कि भविष्य में वह निश्चित रूप से और भी मजबूत होने वाला था। लेकिन ऐसा लगता था कि इस महिला के साथ कुछ तो था। आखिरकार पहली बार कहा जा सकता था कि वे संयोग से मिले थे। दूसरी बार तो यह उसके भाग्य का मामला था कि विवान उसे बचाने के लिए आया। लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से उसका विवान को देखने के लिए आने का मामला था। जब उसने ये सोचा कि वह उसे कैसे खोजने में सफल रही तो विवान आसानी से अनुमान लगा सकता था। चूंकि उसे नाथन के बारे में जानकारी थी तो उसके लिए विवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान होगा, जो नाथन के साथ उसके संबंध के कारण था। हालांकि उसकी जानकारी वर्तमान में गुप्त थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेगी। विवान ने ओलिविया को उठी हुई भौहों के साथ देखा। वह अब ये सोच रहा था कि महिला उसके पास आने का कारण क्या था। हालांकि उसके मन में यह अनुमान था कि यह उस अनुरोध से संबंधित हो सकता है जो उसने पिछले बार किया था। वह आशा करता था कि ऐसा न हो। ये पहले से ही एक एहसान था जो उसने उसे शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को देकर किया था, इसलिए वह आशा करता था कि वह इसके साथ संतुष्ट हो जाए। आओ बैठो। चूंकि वह इस बार एक मेहमान थी, उसने कम से कम उसे बैठने के लिए स्वागत करने का निर्णय लिया, बजाय इसके कि उसे तुरंत भगा दे। सान्या इस बात के बारे में बहुत जिज्ञासु थी कि ओलिविया यहाँ क्यों आई थी, और इस प्रकार उसने निर्णय लिया कि वह बातचीत को सुनने जा रही है। विवान को कोई आपत्ति नहीं थी और न ही ओलिविया को। उसके अनुसार जो कुछ भी वह विवान से बात करने जा रही थी वह सान्या के सामने होने पर कोई बड़ा रहस्य नहीं था। जब वे विला के लिविंग रूम में बस गए, विवान ने ओलिविया की ओर देखा और उसकी बात करने का इंतजार किया। अरे, मैं तुम्हारे पास आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं उस बात के लिए गंभीर हूँ जो मैंने पिछले बार कहा था। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? ओलिविया ने अपनी गला साफ करते हुए पूछा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी जब उसने विवान को देखा। इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, ये सोचते हुए कि क्या विवान उसकी अनुरोध को स्वीकार करेगा। साथ ही उसने ये भी योजना बनाई थी कि वह विवान को स्वीकार करने के लिए कैसे मनाएगी। वह इस बार अस्वीकृति के लिए तैयार नहीं थी। इस समय सान्या का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया जब उसने ओलिविया को देखा। फिर उसने विवान की ओर देखा जैसे वह ये सोच रही थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि वह बातचीत के बीच में कूद गई थी। नहीं, विवान ने अपने उत्तर में दृढ़ता दिखाई। उसके लिए यह असंभव था कि वह इस बात से सहमत हो जाए कि वह पहले से ही एक व्यस्त कार्यक्रम रखता था। मुझे पता है कि तुम एक व्यस्त व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम कृपया मेरी मदद कर सकते हो? वर्तमान में मुझे यकीन है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास न हो, लेकिन फिर भी मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे पास जो थोड़ा सा है उसे स्वीकार करोगे और मेरी अनुरोध को भी। ओलिविया ने फिर से कोशिश की। वह एक समझदार व्यक्ति थी। हालांकि वह लड़ाई की प्रशंसक थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेवकूफ थी। इसलिए पिछले कुछ दिनों में उसने विवान के बारे में अपनी खुद की खोज की थी और कुछ चीजें खोजने में सफल रही थी। चूंकि विवान के बारे में बहुत सारी जानकारी छिपी हुई थी, ये स्पष्ट था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा इस तथ्य के साथ कि विवान जैसे स्थान पर रह सकता था, इसका मतलब था कि वह गरीब नहीं था। जहां तक उस शहद के जाल का सवाल था, जिसे उसने कभी नहीं सोचा था, जब विवान की एक खूबसूरत प्रेमिका थी जो न केवल मजबूत थी बल्कि वह भी उसकी गहरी परवाह करती थी। ये कुछ ऐसा था जो असंभव था। सान्या जो शायद से सुन रही थी, ओलिविया को अजीब तरीके से देख रही थी। वह विवान की ओर देख रही थी जैसे वह सोच रही थी कि क्या चल रहा है।
विवान ने इस समय सान्या की ओर देखा और तुरंत जान गया कि उस लड़की के मन में क्या चल रहा है। उसने ओलिविया की ओर देखा और केवल बड़बड़ाया, तुम थोड़ा स्पष्ट क्यों नहीं हो जाती? तुम अब मेरी पत्नी को ये सोचने पर मजबूर कर रही हो कि तुम वास्तव में मेरी महिला बनने की कोशिश कर रही हो। कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। ओलिविया उस क्षण में चुप रह गई जबकि सान्या थोड़ी लाल हो गई कि विवान कितना सीधा था। वह अब सोच रही थी कि क्या विवान उसके मन को पढ़ने की क्षमता रखता था। ओलिविया ने कई बार अपनी आंखें झपकाईं। वह सोच रही थी कि क्या विवान ने जो कहा था उसे उसने सही सुना। इसलिए उसने पूछने में संकोच किया, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे तुम्हारी महिला बनना होगा? विवान, डॉलर एंड सान्या। विवान अब उस महिला की बुद्धिमत्ता पर संदेह करने लगा जो उसके सामने थी। भले ही कोई गलतफहमी हो, लेकिन वह वातावरण को क्यों नहीं पढ़ सकती? कम से कम विवान ने कभी भी उस तरह से नहीं सोचा था जैसा ओलिविया ने कहा। वह पहले से ही सान्या के साथ होने में संतुष्ट था और अपने रिश्ते को और आगे बढ़ाने की मंशा रखता था। ओलिविया ने देखा कि उसके शब्दों के बाद वातावरण में अचानक बदलाव आया है। जब उसने दोनों के चेहरे पर उसे न्याय की नज़रों से देखते हुए देखा तो उसके मन में तेजी से विचार चलने लगे और उसने इसका कारण समझ लिया। क्या मैं गलत हूँ? ओलिविया ने पुष्टि करने की कोशिश की। जो उसने अभी कहा था वह एक आवेग में किया गया था। यही वह था जो उसने सोचा जब विवान ने सीधे बात करने की बात की। यह ऐसा नहीं था कि उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां उसे अपने लाभ के लिए अपने शरीर का व्यापार करने के लिए कहा गया हो। यही मुख्य कारण था कि उसने बड़े होकर पुलिस बल में शामिल होने का निर्णय लिया। हालांकि वह बचपन से ही लड़ाई कौशल में प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि उसके पिता ने उसे मजबूर किया था। जब वह ऐसी स्थिति का सामना कर रही थी, वह बस हाई स्कूल में थी। तब वह मजबूत बनने के लिए प्रेरित हुई थी। इसलिए जब विवान ने सीधे बात करने की बात की तो यही पहला विचार उसके मन में आया और यही उसने कहा। लेकिन अब जब उसने सोचा कि विवान सान्या की परवाह करता है तो उसके लिए ये बहुत कम संभावना थी कि वह किसी और महिला को चाहे, खासकर जब वह सान्या के साथ हो। आओ, मैंने तुम्हें ऐसा क्या छवि दी है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? विवान ने उसे पूछते हुए देखा तो वह समझाने में मदद नहीं कर सका। लेकिन जब उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक निर्दोष और खेदजनक अभिव्यक्ति है तो विवान ने उसे एक मौका देने का निर्णय लिया। उसने साइड किया और कहा, यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि तुम क्या लाभ देने की कोशिश करोगी, लेकिन उत्तर पहले जैसा ही रहेगा, नहीं। अरे, तुम लोग किस विषय पर बात कर रहे हो? सान्या ने महसूस किया कि वह बाहर रह गई है, इसलिए वह जानने के लिए उत्सुक हो गई कि वे किस समझौते के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में जब से मैं तुम लोगों से मिला हूं, मैं तुम्हारे पास मौजूद लड़ाई कौशल से प्रभावित हुआ हूं। यही कारण है कि मैं श्री विवान से ये देखने के लिए मिल रही हूं कि क्या वह मुझे लड़ाई कौशल में प्रशिक्षित कर सकते हैं। ओलिविया ने पहल करते हुए समझाया। फिर भी उसने कुछ ऐसा छोड़ दिया था। वह ये था कि उसने विवान से फिर से मिलने का मौका पाया और उसने उसे बचाया था। उसे यकीन नहीं था कि सान्या को उसके सैनिक होने की पहचान के बारे में पता था, और चूंकि उसकी अधिकांश जानकारी छिपी हुई थी, उसने उन्हें उजागर न करने का निर्णय लिया। यही कारण था कि उसने विवान को ठीक से धन्यवाद नहीं दिया, भले ही उसने उसे उस समय बचाया था। वह इस बारे में निजी तौर पर बात करना चाहती थी। इसके अलावा उस दिन जो वास्तव में हुआ था वह एक रहस्य था। वह यह नहीं बताने वाली थी कि जानकारी पुलिस बल के उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकती है। उसने घटना के बारे में उन्हें गलत जानकारी दी थी, और अगर उन्हें पता चला कि उसने झूठ बोला है तो उसके पिता भी उसे उन समस्याओं से बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकेंगे जिनमें वह फंस गई थी। सान्या ने ओलिविया की बात पर विचार किया और पाया कि यह वास्तव में उचित था। उसके दृष्टिकोण से भले ही ओलिविया एक महिला थी, उसने वास्तव में रात में गश्त करने की जिम्मेदारी ली थी ताकि वह शहर में हमेशा परेशानी पैदा करने वाले गैंगस्टरों से निपट सके। वह नायिका की छवि कुछ ऐसी थी जिसे सान्या ने केवल कुछ महिलाओं में देखा था, खुद को छोड़कर। और अब इस तथ्य के अलावा कि विवान ने उसे शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया था, उस महिला ने यह भी नहीं बताया कि वे उसके पिछले साथी की हत्या में शामिल थे। इस समय सान्या यहां महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रही थी। शरीर को मजबूत करने वाला समाधान केवल विवान द्वारा उन लोगों को दिया गया था जो विशेष सुरक्षा टीम का हिस्सा थे या शीर्ष प्रबंधन के कर्मचारियों में से थे जिन्होंने उसकी विश्वास प्राप्त की थी। और उसके लिए ओलिविया एक अजनबी से अलग नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वह इस बात पर विश्वास नहीं करती थी कि ओलिविया हमेशा शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के बारे में रहस्य रखेगी। उसने पहले विवान से इस मामले के बारे में बात की थी, लेकिन उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा था। लेकिन उसके छोटे दिल को इस बात का दबाव सहन करने का कोई तरीका नहीं था कि रहस्य उजागर हो सकता है और विवान को कई लोगों के साथ अंधे इरादों का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि उसे पता था कि विवान मजबूत है, वह उसे लगातार लड़ाइयों में शामिल होने के लिए नहीं कहने वाली थी। क्यों नहीं तुम उसे उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देती हो जो तुमने मेरे लिए योजना बनाई थी? मैं कम से कम प्रशिक्षण के दौरान कुछ साथी पा सकूंगी, सान्या ने सुझाव दिया। विवान ने उसे कुछ समय तक देखा, ये सोचते हुए कि वह क्या हासिल करना चाहती है। शायद उसने उसकी चिंताओं को देख लिया। उसने सिर हिलाया। फिर उसने ओलिविया की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम भेज दूंगा जब तुम मुझे संपर्क जानकारी छोड़ोगी। तुम अपनी सुविधा से शुरू कर सकती हो। विवान पहले से ही जानता था कि सान्या ओलिविया की निगरानी के बारे में चिंतित थी। यही कारण था कि उसने स्वीकार करने का निर्णय लिया। शायद वह भी इस मौके का उपयोग करके इस भाग्यशाली महिला के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जब ओलिविया ने देखा कि विवान ने वास्तव में स्वीकार कर लिया, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन साथ ही वह स्पष्ट रूप से इसके बारे में खुश थी। फिर भी वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं सकी कि सान्या अन्य महिलाओं से कितनी अलग थी। वे निश्चित रूप से अपने पुरुषों के करीब आने वाली किसी भी महिला को दूर भगा देती, लेकिन दूसरी ओर सान्या वास्तव में विवान के करीब आने का एक मौका मांग रही थी। वह इसे बिल्कुल नहीं समझ पाई। फिर भी उसने उन विचारों को अपने मन से निकाल दिया और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया। इस मौके के लिए धन्यवाद सर और मैडम। मैं वादा करती हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी, ओलिविया ने उत्साह से कहा। यह एक ऐसा मौका था जिसका वह कुछ समय से इंतजार कर रही थी। तुम्हें इसके लिए इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। विवान ने अपने हाथ को लहराते हुए उसे खारिज कर दिया। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, तुम प्रशिक्षण कब शुरू करने वाली हो? ओलिविया ने अपनी सीट पर वापस बैठते हुए जवाब दिया, अगर यह संभव है तो मैं अभी शुरू कर सकती हूँ। विवान उसकी लगभग तात्कालिक उत्तर से थोड़ी चौंका गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि महिला लड़ाई प्रशिक्षण के मामले में इतनी निर्णायक होगी। क्या तुम पुलिस अधिकारी नहीं हो? क्या तुम सुनिश्चित हो कि प्रशिक्षण तुम्हारे काम के कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करेगा? उसने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बिल्कुल नहीं। वर्तमान में मुझे अनिश्चितकाल के लिए ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मैं कब ड्यूटी पर वापस आऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये जल्द नहीं होगा, ओलिविया ने सहजता से जवाब दिया। पुलिस अधिकारियों की मौत से संबंधित 2 घटनाओं के कारण इस मामले ने पुलिस रैंक में एक अलार्म पैदा कर दिया था। चूंकि वह सब कुछ का केंद्र थी, जहां उसके साथी की मौत हुई थी और उसके साथ वाले सभी लोग मारे गए थे और वह अकेली बच गई थी, उसके बारे में संदेह उठ चुके थे। कुछ लोग यह भी सोचते थे कि वह शहर में अंधे गैंगों के साथ सहयोग कर रही थी। लेकिन चूंकि उसने हमेशा एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को साफ सुथरे तरीके से निभाया था, जब उन्होंने जांच जारी रखी तो उन्होंने उसे निलंबित करने का निर्णय लिया। ये केवल वही चीज थी जो की जा सकती थी, क्योंकि कोई सबूत नहीं था जो ये दर्शाता हो कि उसने पक्ष बदल लिया था। इसके अलावा उसके पिता भी शहर में पुलिस बल में एक बड़ा नाम थे। यही कारण था कि उन्होंने उसे एक मौका दिया। पहले ओलिविया उस तथ्य के कारण अच्छे मूड में नहीं थी, लेकिन अब जब विवान ने उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमति दी तो वह अपने निलंबन के बारे में अधिक खुश थी। आखिरकार अब उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम था जिसका वह विवान के तहत प्रशिक्षण लेने के लिए उपयोग कर सकती थी। इसके अलावा उसने इसे विवान से मुआवजे के रूप में लिया। आखिरकार इन सभी घटनाओं के दौरान विवान किसी न किसी तरह से शामिल था। इसलिए हालांकि उसने यह नहीं कहा कि वह विवान को क्या पेशकश करना चाहती थी ताकि वह उसे सिखाने के लिए सहमत हो जाए, उसे थोड़ी भी अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। विवान और सान्या इस बात से हैरान थे कि उसे निलंबित कर दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने इस मामले पर विचार किया तो उन्होंने सोचा कि यह वास्तव में एक हल्का दंड था जो उसे सभी घटनाओं के बाद मिला था। उसके बाद तीनों ने एक दूसरे को जानने के लिए सामान्य बातचीत की, लेकिन लगभग 20 मिनट बाद विवान का फोन बजा उठा। जब उसने संपर्क जानकारी देखी तो उसे पता चला कि उसे कॉल करने वाला व्यक्ति वाल्नारो था। विवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह सोच रहा था कि कॉल का कारण क्या हो सकता है। उसने हमेशा सुनिश्चित किया था कि वह शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के बारे में अपने हिस्से का सौदा पूरा करे। जहां तक मिशनों का सवाल था, वह कुछ ऐसा था जिस पर उसने अभी विचार नहीं किया था क्योंकि वह खुद इस समय व्यस्त था। एक पल के ठहराव के बाद विवान ने फिर भी कॉल रिसीव किया। हाँ, उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा। कुछ घंटे पहले अजीमा के केंद्रीय प्रांत में स्थित सैन्य बेस पर बहुत तनाव था। कैंप में सैनिक काफी बेचैन थे क्योंकि वे इधर उधर घूम रहे थे। उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा कई आदेश जारी किए जा रहे थे। सैनिकों में से कोई भी आइडल नहीं था। हथियारों को आर्मरी से बाहर निकाला जा रहा था और इसी तरह। दूसरे शब्दों में, कैंप किसी बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार होने जैसा लग रहा था।
गैरिसन के सम्मेलन कक्ष के अंदर केंद्रीय क्षेत्र में उच्चतम पदों पर बैठे कई सैनिक एक आयताकार मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। कुल मिलाकर 6 लोग थे, जिनमें से 5 मेज के एक तरफ बैठे थे और अंतिम व्यक्ति मेज के सिर पर था। ये सभी केंद्रीय प्रांत में स्थित गैरिसन के 6 सर्वोच्च नेता थे। 5 मेजर थे जो अपने अपने कंपनियों का नेतृत्व कर रहे थे और अंत में एक कर्नल था जो उनका प्रमुख था। वर्तमान में उपस्थित मेजरों में से एक ऐसा चेहरा था जिसे विवान जानता था। वह मेजर अलोंसो था। ये बूढ़ा आदमी यहाँ बैठा था बिना किसी घमंड के, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी लोग उसकी रैंक के समान या उससे उच्च थे। ये सभी वे लोग थे जो कर्तु शहर के करीब स्थित कंपनियों के प्रभारी थे। कुल मिलाकर 14 कंपनियां थीं, प्रत्येक मेजर 4 कंपनियों का संयोजन कर रहा था। लेकिन पहली और दूसरी कंपनियां अपवाद थीं क्योंकि वे विशेष थीं। ये कंपनियां न केवल 14 कंपनियों में सबसे बड़ी थीं, बल्कि इनमें सबसे सक्षम सैनिक भी शामिल थे। जिन मेजरों ने इन कंपनियों का नेतृत्व किया वे हमेशा मेजरों में सबसे कुशल होते थे। वर्तमान में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे गंभीर थे। उनमें से कोई भी अच्छे मूड में नहीं था और उनके चेहरे इस बात का संकेत दे रहे थे कि वे किसी को भी पंच मारने के लिए तैयार थे जो उन्हें परेशान करने की हिम्मत करे। जो व्यक्ति मेज के सिर पर बैठा था वह एक ऐसा आदमी था जो अपने 50 के दशक के प्रारंभ में दिखाई दे रहा था। वह वर्तमान में एक सैन्य वर्दी पहने हुए था जिसमें नीले रंग का बैज था। उसके पास छोटे सुनहरे बाल थे और एक अच्छी तरह से ट्रिम की हुई मूंछ थी। उसकी आंखें थोड़ी गहरी थीं लेकिन गहरी और चमकीली थीं। उसकी आंखों के नीचे काला रंग था, हालांकि मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ये संकेत दे रहा था कि उसने पिछले रात अच्छी नींद नहीं ली थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने मेज पर चारों ओर देखा। कुछ समय बाद उसने गहरी सांस ली और पूछा, मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट दो। उसकी आवाज से कोई आसानी से बता सकता था कि वह मानसिक रूप से थका हुआ था और उसे आराम की आवश्यकता थी। वर्तमान में उपस्थित एक मेजर तुरंत खड़ा हो गया और एक सैन्य सलाम देते हुए बोला, कर्नल, स्थिति अब बहुत खराब है। जब से हमले शुरू हुए हैं चीजें हाल ही में नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। यह मायने नहीं रखता कि हम किसे भेजते हैं, परिणाम वही होता है, वह व्यक्ति मारा जाता है। केवल यही नहीं बल्कि हमने उस व्यक्ति को घेरने की कोशिश की ताकि हम संख्या में लाभ उठा सकें, लेकिन हम केवल उन सैनिकों की संख्या बढ़ाने में सफल हुए हैं जो हम खो रहे हैं। और स्थिति को और खराब करने के लिए दुश्मन ने उसके हमले के बारे में जानने के बाद उसकी तरफ आना शुरू कर दिया। जब वह इस बिंदु पर पहुंचा तो मेजर के चेहरे पर गुस्से की अभिव्यक्ति थी। ये स्पष्ट था कि वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, अन्यथा वह कमरे से बाहर निकलकर कुछ दुश्मनों को मारने के लिए दौड़ जाता। वह अकेला नहीं था क्योंकि कमरे में सभी अन्य लोग भी उसी तरह की अभिव्यक्तियों के साथ थे। वे वर्तमान स्थिति से खुश नहीं थे जिसमें वे थे। वे पड़ोसी देश के साथ लंबे समय से संघर्ष में थे। अधिकांश समय वे ही थे जो कई लाभों के कारण उन्हें दबा रहे थे। लेकिन हाल ही में कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसने उनसे एक सैनिक को सौंपने के लिए कहा था। इसके अलावा वह व्यक्ति इतना अधीर था कि उसने कई सैनिकों को मार डाला जब वहां असहमति हुई। यदि ये सामान्य स्थिति होती तो वे पहले ही दूसरी पार्टी को समाप्त कर चुके होते। लेकिन ये कुछ ऐसा था जो वे वास्तव में नहीं कर सकते थे। ये केवल उस दूसरी पार्टी के कौशल का मामला नहीं था, बल्कि उसके पास एक अजीब प्रकार की कवच भी थी। वह कवच उच्च कैलिबर की गोलियों को भी रोकने में सक्षम था जो इसके खिलाफ इस्तेमाल की गई थीं। इसके अलावा हमले के बाद उस कवच पर कोई खरोंच भी नहीं आती थी, और जब गोलियां कवच के संपर्क में आती थीं तो वे धूल में बदल जाती थीं। स्थिति को और खराब करने के लिए, उस व्यक्ति को निपटाने के लिए जो कई सैनिकों के पीछे जा रहे थे, उसे केवल अपना हाथ हिलाना था और एक प्रकाश की किरण प्रकट होती थी और उन सभी सैनिकों को नष्ट कर देती थी। यह ऐसा था जैसे उसके पास उच्च स्तर के आक्रमण और रक्षा उपकरण थे। यही कारण था कि सैनिकों पर आतंक छा गया था, और इसी कारण से वे पहले से ही विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें उस व्यक्ति के खिलाफ बमों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। उन्होंने पहले ही यह जानने की कोशिश की थी कि वह व्यक्ति किसे चाहता था, लेकिन अंत में जब उन्होंने सुना कि वह ये भी नहीं जानता कि वह किसे खोज रहा है, वह चाहता था कि सेना ये पता लगाए कि उस मामले में कौन सा सैनिक शामिल था जो एक निश्चित कैदी से संबंधित था। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी जांच की, वे वास्तव में उस सैनिक से संबंधित कुछ भी नहीं खोज सके जो एक कैदी को बचाने में मदद करता था। हालांकि उन्होंने बहुत सी जांच की, वे कुछ भी नहीं खोज सके। रिपोर्ट के अनुसार केवल एक जीवित पुलिस अधिकारी को उस सैनिक की पहचान के बारे में पता नहीं था क्योंकि वह पहली बार उसे देख रही थी। जैसे ही उनके दुश्मनों को यहां हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, वे दौड़ पड़े और उस व्यक्ति के लिए काम करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सके। और अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को लाया और उन्हें दोनों देशों की सीमा पर तैनात कर दिया।
उनका अर्थ स्पष्ट था, वे उस समय हमला करेंगे जब अजीमियाई सेना उस व्यक्ति से निपटने के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों को लेने की हिम्मत करेगी। इसलिए अजीमियाई सेना पर बहुत दबाव था। वह व्यक्ति हर अब और फिर कुछ सैनिकों को मारता था, ये कहते हुए कि यह इस बात का संकेत था कि वह अधीर हो रहा था। जो नुकसान वे सहन कर रहे थे, उसके कारण कर्नल के पास सैन्य मुख्यालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वह स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। यही कारण था कि वह स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांग रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उस विशेष मेजर ने स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना जारी रखा। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास इस सप्ताह के अंत तक उस सैनिक को सौंपने का समय है, अन्यथा वह राजधानी में स्थित नागरिकों का नरसंहार शुरू कर देगा। जब उसने ये सुना तो कर्नल और भी अधिक गुस्से में आ गया। वर्तमान में उसने पहले ही कई सैनिकों को खो दिया था। ये कुछ ऐसा था जिससे वह क्रोधित था, लेकिन अब अगर वह व्यक्ति नागरिकों को मारना शुरू कर देता है तो ये कुछ ऐसा होगा जिसे वह सहन नहीं कर सकता। वह अब सोच रहा था कि उसे वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए। वह अपनी वर्तमान ताकत और कौशल के साथ उस व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा वे शहर के बीच में बम नहीं गिरा सकते थे। जैसे ही वह गहरे विचार में था, मेजर अलोंसो ने कहा, कर्नल, मेरे पास एक सुझाव है। उस नए मेजर को लाने के बारे में क्या? वह एक कुशल व्यक्ति है और मुझे यकीन है कि वह उस व्यक्ति से निपटने का कोई न कोई तरीका निकाल सकता है। और अगर यह असंभव है तो शायद वह उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है। जैसे ही अलोंसो की आवाज गूंजती है, कमरे में चुप्पी छा गई। सभी ने अजीब नजरों से अलोंसो को देखा, कर्नल को छोड़कर जो गहरे विचार में था। कुछ समय की चुप्पी के बाद एक मेजर खड़ा हुआ और बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो मेजर अलोंसो? तुम्हें पता होना चाहिए कि यह एक गंभीर मामला है और हम निश्चित रूप से इसके साथ मजाक नहीं कर सकते। तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि हम एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जो एक एहसान के कारण मेजर बना है, न कि योग्यता के कारण। वह अकेला नहीं था जो इस तरह सोचता था। आखिरकार उनमें से कौन ऐसा था जिसने अपनी युवा अवस्था में इस रैंक तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की? इसलिए वे स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थे जब अचानक कोई व्यक्ति आया और उनके समान रैंक का सैनिक बन गया। बिल्कुल सही। हालांकि कर्नल को उस व्यक्ति के प्रति अच्छा प्रभाव है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इस तरह की स्थिति को संभालने की भूमिका दी जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जिसे संभालने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। एक अन्य मेजर, जो 7वीं से 10वीं कंपनियों का प्रभारी था, ने कहा। अलोंसो ने उसे देखा और पूछा, तुम अनुभव की बात कर रहे हो? तुम जैसे अनुभवी व्यक्ति इस स्थिति को संभालने में असमर्थ क्यों हो जब तुम ये दावा कर रहे हो कि अनुभव की आवश्यकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है? इस मामले को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभवी नहीं? तुम वह मेजर इतना चौंका हुआ था कि वह केवल अलोंसो की ओर उंगली उठाकर उसे देखता रहा, यह नहीं जानते हुए कि ऐसी स्थिति में उसे क्या कहना चाहिए। अलोंसो, तुम्हारे लिए ऐसा कहना कोई मायने नहीं रखता। ये एक तथ्य है कि दूसरे मेजर के पास कोई सैन्य अनुभव नहीं है। हालांकि उसे कर्नल द्वारा मेजर बनने के लिए चुना गया था, यह उसकी क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं बदलता। दूसरे कंपनी के प्रभारी मेजर ने कहा। हालांकि इसे कंपनी कहा जाता था, इसका आकार इतना बड़ा था कि इसे एक बटालियन कहा जा सके। लेकिन चूंकि इसे विशेष कंपनियों में समूहित किया गया था, इसलिए मेजर को एक कंपनी के मेजर के रूप में संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि वह कर्नल द्वारा पसंद किया गया है, लेकिन वही तथ्य यह है कि वह पर्याप्त अनुभव नहीं रखता। हालांकि हम भी वर्तमान में इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं, कम से कम हम उससे बेहतर कर सकते हैं। पहले कंपनी के प्रभारी मेजर ने भी कहा। अलोंसो दूसरी ओर चुप रहा। उसे पता था कि यह मामला उन लोगों के कहने पर निर्भर नहीं करता। ये केवल इस बात पर निर्भर करता था कि कर्नल क्या निर्णय लेने वाला था। जो कर्नल अपने अधीनस्थों को बहस करते हुए देख रहा था, उसने हाथ उठाया ताकि अन्य लोग बोलने के लिए शुरू न करें। नए मेजर के मामले में किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक निर्णय लिया है और मैं आशा करता हूं कि तुम सभी इसे स्वीकार करोगे। अन्यथा क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ये कह रहे हो कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति चुना जो सक्षम नहीं था? कर्नल ने कहा। जब उसके शब्द मेजरों के कानों में गूंजे तो हर एक ने चुप्पी साध ली। मुख्य कारण यह था कि वे सभी उस व्यक्ति के खिलाफ थे, भले ही उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ये केवल उनकी असंतोष का परिणाम था। हालांकि यह सच था कि उन्होंने कर्नल का सम्मान किया, इसका मतलब यह नहीं था कि वे उस सम्मान को अपने ऊपर रखकर विवान पर डाल देंगे। इसके अलावा लंबे समय तक मेहनत करने के बाद उन्हें पदोन्नति मिलने के बाद वे वास्तव में इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति सेना में शामिल होते ही उसी रैंक का सैनिक बन गया। जब उन्होंने देखा कि सभी चुप हो गए हैं, तो कर्नल ने फिर से सिर हिलाया।
उसे पता था कि हालांकि ये लोग चुप हैं, ये केवल उस सैन्य रैंक के प्रति उनके सम्मान के कारण है। चूंकि वह अपने नेतृत्व वाले सैन्य इकाई में किसी प्रकार की असमानता नहीं चाहता था, उसने चीजों को स्पष्ट करने का निर्णय लिया। मुझे पता है कि तुम में से अधिकांश के पास ये सवाल है कि मैंने विवान को तुम्हारे समान रैंक क्यों दिया। और भले ही उसके पास कोई सैनिक नहीं है, वह वास्तव में तुम में से किसी भी सैनिक को आदेश दे सकता है जब तक कि वह नियमों का उल्लंघन नहीं करता। कुछ समय की चुप्पी के बाद कर्नल ने जारी रखा, तुम्हें मेरे कार्यों से बहुत समय से पता होना चाहिए कि मैं सैन्य मामलों में किसी को भी पसंद नहीं करता। मैं अपने अधीन सभी सैनिकों की जान की कद्र करता हूँ। इसी कारण से मैं किसी भी गैर जिम्मेदार नेता को सैनिकों को सौंपने वाला नहीं हूँ। और मुझे यकीन है कि तुम सभी इस बात के बारे में जिज्ञासु हो कि मैंने विवान को वह पद क्यों दिया। उसने ये कहते ही अलोंसो की ओर देखा और उसे एक इशारा किया। जब उसने देखा तो अलोंसो के दिल में कड़वाहट महसूस हुई। उसे पता था कि इस समय वह रहस्य जो उसने लगभग 2 महीने से रखा था अब प्रकट होने वाला था। बिना समय बर्बाद किए वह खड़ा हुआ और उस प्रक्षिप्ति की ओर बढ़ा जिसका उपयोग रणनीति बैठकों के दौरान किया जाता था। इसके बाद उसने कुछ कनेक्शन किए और उस वीडियो को चलाने में सफल रहा जो ग्लेज होटल से वापस लिया गया था। ये स्पष्ट रूप से उस होटल पर हमले के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो था। हालांकि वे भ्रमित थे, सभी मेजरों ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे जैसे समय बीतता गया वे तुरंत समझ गए कि यह उस घटना से संबंधित था जिसमें 15 जाने गई थीं। चूंकि वे उस मामले के प्रभारी नहीं थे, वे उस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जानते थे, लेकिन अब वे देख सकते थे कि वास्तव में क्या हुआ था। वीडियो में वे देख सकते थे कि उन लोगों ने जो बंधक बनाए थे उन्हें एक के बाद एक अदृश्य व्यक्ति द्वारा मारा जा रहा था। फिर इसके बाद ये हुआ कि होटल पर हमला करने वाले सभी को साफ कर दिया गया, बंधकों को बचा लिया गया। इस समय उपस्थित सभी मेजरों की आंखें अलोंसो को छोड़कर आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे वास्तव में जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह कोई फिक्शन फिल्म नहीं है? उनमें से एक ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। बिल्कुल सही अलोंसो, तुमने ये विज्ञान फाई फिल्म कहाँ से प्राप्त की? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कभी देखा है या इसके बारे में सुना है। एक और बोला, लेकिन दोस्तों, क्या तुम नहीं सोचते कि यह वीडियो वास्तव में उस होटल में हुई घटना को रिकॉर्ड करता है? एक और जो ध्यान से देख रहा था पूछने से खुद को रोक नहीं सका। अब जब तुमने इसका उल्लेख किया तो मुझे लगता है कि यह फिल्म वास्तव में हमारे देश में बनाई गई थी। मुझे बस ये जानने की जिज्ञासा है कि ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म बनाने के लिए किस प्रकार के निर्देशक की आवश्यकता थी। लेकिन इस फिल्म में जो चीज़ खराब की गई थी वह ये थी कि जो कोण उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए हैं वे सभी खराब हैं। इनमें से कोई भी हमें ये स्पष्ट दृश्य नहीं दे सकता कि वास्तव में क्या हो रहा है। चुप रहो। जब कर्नल ने देखा कि भीड़ बड़बड़ाने लगी है तो वह थोड़ा चिढ़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये मेजर वीडियो देखने पर ऐसी प्रतिक्रिया देंगे। जब कमरे में चुप्पी छा गई तो कर्नल ने गहरी सांस ली और फिर से जारी रखा, मुझे नहीं पता कि तुम में से प्रत्येक ने ये सोचने के लिए कहाँ से विचार प्राप्त किए कि जो तुमने देखा वह एक फिल्म है। जो तुमने अभी देखा है वह हमारे देश में हुई घटनाओं का रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। इसके अलावा ये राजधानी शहर में हुआ था। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए, ये देखते हुए कि हम उस राजधानी शहर की शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं जो केंद्रीय प्रांत में स्थित है। जैसा कि तुम देख सकते हो, एक अदृश्य व्यक्ति उन सभी पर ध्यान दे रहा था जिन्होंने हमला किया, और उन लोगों में से किसी को भी अपने पास मौजूद बंदूकें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, भले ही एक से अधिक लोग थे। जो व्यक्ति इन कार्यों के पीछे है वह वही है जिसे तुम सभी पूछ रहे थे। उस घटना को संभालने वाला व्यक्ति विवान है, नया मेजर। चूंकि तुम सभी उसकी क्षमताओं के बारे में सवाल कर रहे थे, मुझे विश्वास है कि तुमने उन्हें देखा है, और मुझे विश्वास है कि तुम में से कोई भी वास्तव में उसकी कौशल के स्तर से मेल नहीं खा सकता। और हालांकि यह सच है कि वह सेना का हिस्सा नहीं था और शायद उसे सैन्य अनुभव की कमी थी, यह उसकी क्षमताओं को कम नहीं करता। जहां तक इस क्लिप में उसकी अदृश्यता का सवाल है, ये केवल उस टीम के कारण है जो उसके पास है। वास्तव में कई कुशल लोग हैं जिन्हें आईटी का प्रतीक माना जा सकता है। हमारे पक्ष पर जो भी लोग वीडियो को संपादित करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। ये दोनों ही कारण है कि मैंने अपने वरिष्ठ से चर्चा करने का निर्णय लिया कि विवान को वह पद दिया जाए। बेशक अन्य कारण भी हैं, लेकिन मैं इस समय उनके बारे में बात नहीं कर सकता। इसलिए जैसा कि अलोंसो ने कहा, मुझे विश्वास है कि शायद यह व्यक्ति वास्तव में हमारे सामने आने वाली वर्तमान समस्या से निपटने का एक मौका रखता है। एक लंबी चुप्पी थी क्योंकि मेजरों ने प्राप्त जानकारी को पचाने में समय लिया। यह उनके लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो इतना कुशल था? यहाँ तक कि पहले और दूसरे कंपनियों में मौजूद विशेष बल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे।
हालांकि वे कर्नल द्वारा कहे गए पर संदेह करने की इच्छा रखते थे, वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्होंने विश्वास नहीं किया कि कर्नल उन्हें झूठी जानकारी देगा। अरे कर्नल, हालांकि मैं समझ सकता हूं कि उसे क्षमताओं के कारण वह पद दिया गया, लेकिन जब हम इस समय एक आपदा का सामना कर रहे हैं तो वह वास्तव में मौजूद नहीं है। पहले कंपनी के प्रभारी मेजर ने सवाल किया। यह उस समझौते का मामला है जो हमने उसके साथ किया था। वह केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कौशल है, अन्यथा तुम क्यों सोचते हो कि मैंने उसे मेजर की भूमिका देने के लिए अन्य कारण दिए हैं? कर्नल ने जवाब दिया। हालांकि इन मेजरों के मन में कई सवाल चल रहे थे, उन्होंने कर्नल के आगे बोलने का इंतजार किया। कर्नल ने अलोंसो की ओर देखा और उसे एक इशारा किया। उसे संपर्क करो और देखो कि क्या वह आ सकता है। सुनिश्चित करो कि ये जल्द से जल्द किया जाए। जी कर्नल। अलोंसो ने गहरी नज़र से सिर हिलाया और फिर जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। उसे इस मामले के महत्व का पता था और वह इसे एक पल के लिए भी विलंबित करने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि विवान और वालनारो के बीच संबंध काफी करीबी थे। हालांकि ये केवल आधिकारिक था, कम से कम वालनारो और विवान ने एक दूसरे के साथ लंबे समय तक संवाद किया था, जबकि अलोंसो की तुलना में। इसलिए जैसे ही वह सम्मेलन कक्ष से बाहर निकला, उसने तुरंत वालनारो से संपर्क किया और उसे सूचित किया कि उसे विवान से संपर्क करना है और उसे सूचित करना है कि उसे केंद्रीय प्रांत के मुख्यालय में बुलाया गया है। हाँ, उसने उस पल पूछा जब उसे कॉल मिली। नमस्ते मेजर विवान, मुझे मेजर अलोंसो द्वारा सूचित किया गया है कि आपको कर्नल द्वारा अर्जेंटली बुलाया गया है। एक वर्तमान स्थिति है जहां आपकी आवश्यकता है। वालनारो ने सम्मान के साथ उत्तर दिया। हालांकि यह सच था कि वह विवान से बड़ा था, लेकिन जब बात सेना की आती थी तो उम्र का कोई महत्व नहीं था। अब विवान मेजर था जबकि वह केवल कैप्टन था, और इसके परिणामस्वरूप उसे विवान को सभी उचित सम्मान देना था जो वह योग्य था। विवान ने ये सुनकर भौहें चिढ़ाईं। उनके बीच हुए समझौते के अनुसार ये कहा गया था कि जब भी उसे बुलाया जाएगा वह ये तय करने का अधिकार रखता है कि वह जाएगा या रहेगा। और इस समय वह सेना से संबंधित किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं था। इसका कारण यह था कि उसके हाथ पहले से ही उन कार्यों से भरे हुए थे जिन्हें वह पूरा करने की योजना बना रहा था। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, वालनारो ने आगे कहा, मेजर विवान, मुझे पता है कि आप इस समय व्यस्त हैं क्योंकि आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं, लेकिन यह विशेष रूप से दुर्लभ है कि कर्नल वास्तव में किसी भी वर्तमान मेजर को बुलाए। जिसका मैं इशारा कर रहा हूं वह यह है कि यह वास्तव में एक आपात स्थिति है जो देश की पूरी सैन्य प्रणाली से संबंधित है। आपकी मदद की आवश्यकता है। चूंकि वालनारो उस समय मौजूद था जब विवान को सेना में मेजर का पद दिया गया था, वह इस स्थिति के बारे में जानता था। उसे पता था कि विवान एक स्वतंत्र व्यक्ति है, भले ही वह एक सैनिक हो। उसे सेना से उसे बांधने वाले विशेष रूप से कई नियम नहीं थे, और इस कारण से ये देखते हुए कि मेजर अलोंसो ने जोर देकर कहा था कि ये कुछ ऐसा है जो विवान की सहायता की आवश्यकता है, उसने ये सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजने का निर्णय लिया कि वह विवान को सहमत करने के लिए राजी कर सके। विवान ने भौहें चिढ़ाईं। इस समय वह ये सोच रहा था कि यह ऐसा क्या है जो पूरे देश की सेना से संबंधित है। क्या ये शरीर को मजबूत करने वाले समाधान से संबंधित हो सकता है? लेकिन अगले पल उसने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि यदि यह वही समस्या है तो शायद वालनारो पहले ही इसके बारे में बात कर चुका होगा बजाय इसे गुप्त रखने के। ऐसा लगता था कि वालनारो को यह भी नहीं पता था कि कर्नल विवान को क्यों बुला रहा था। कुछ समय सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह फिर से गारिसन की यात्रा करेगा। शायद वह इस मौके का उपयोग उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकता है जो उसके होटल पर हमले के मामले में शामिल था। ये पहले ही काफी समय हो चुका था जब से ये जानकारी सेना को दी गई थी। विवान ने कोई कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि वह इसे करने के लिए काफी आलसी था, लेकिन शायद वह इस मौके का उपयोग किसी को चेतावनी देने के लिए कर सकता था जो उसके खिलाफ कोई चाल चलने की सोच रहा था। ठीक है, क्या मुझे वहां ड्राइव करना चाहिए या आप मुझे उठाने आ रहे हैं? विवान ने पूछा। वालनारो को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि विवान ने आसानी से सहमति दे दी। उसने पहले से ही विवान को सहमत करने के लिए कई तरीके तैयार किए थे। फिर भी चूंकि विवान ने सहमति दे दी, इसलिए उसे अनावश्यक चीजों के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हेलीकॉप्टर में उठाने आ रहा हूं क्योंकि दूरी काफी बड़ी है और यह एक आपात स्थिति है। वालनारो ने जल्दी से उत्तर दिया। विवान की भौहें थोड़ी उठी, लेकिन उसके पास अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। जितना कम समय वह स्थिति को संभालने में लगाएगा उतना ही बेहतर होगा। वालनारो के साथ कुछ व्यवस्थाएं करने के बाद विवान ने तुरंत उन दो महिलाओं की ओर देखा जो उसे जिज्ञासा से देख रही थीं। विवान ने सान्या को माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, अचानक कुछ हो गया है और मुझे सेना में जाना है। ऐसा लगता है कि कुछ अचानक हुआ है।
इसलिए प्रशिक्षण को फिर से निर्धारित करना होगा। सान्या को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि विवान सेना का हिस्सा है। ये कुछ ऐसा था जिसे विवान छिपाने का इरादा नहीं रखता था, और ओलिविया को भी इस बारे में पता था जब उसने विवान को एक बैज दिखाया था जब वह नाथन को लेने गया था। इसलिए उसके सेना में जाने का मामला दोनों महिलाओं के सामने कोई रहस्य नहीं था। क्या ये उस जानकारी से संबंधित हो सकता है जो मैंने हाल ही में सुनी थी कि कई सैनिकों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई है? सान्या ने चिंतित और जिज्ञासु स्वर में पूछा। सान्या द्वारा इस घटना का उल्लेख करते ही ओलिविया को अचानक कुछ याद आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक विशेष पूर्वाभास हो रहा था। क्या ये मामला मेरे पिता द्वारा उल्लेखित चीज से संबंधित है? यदि ऐसा है तो ये मामला वास्तव में विवान से संबंधित है। लेकिन ये वास्तव में क्या है, क्योंकि मुझे मिली जानकारी किसी विशेष चीज की ओर इशारा नहीं करती। ओलिविया ने अपने आप से सोचा। चूंकि वह पुलिस बल का हिस्सा थी, उसने निश्चित रूप से उस घटना के बारे में सुना था जहां कई सैनिक रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। बेशक यह मामला सेना द्वारा सील कर दिया गया था ताकि यह जनता तक न पहुंचे, लेकिन फिर भी उसने जानकारी प्राप्त करने में सफल रही, क्योंकि ऐसा कुछ भी छिपाना सभी की नजरों से दूर नहीं हो सकता था। वह इस समय नर्वस हो रही थी। उसने इस पल में केवल विवान को अपने शिक्षक के रूप में सहमति दी थी, लेकिन अब विवान जा रहा था। यदि उसके साथ कुछ हुआ तो वह अपनी लड़ाई की क्षमताओं में प्रशिक्षित नहीं हो पाएगी। मुझे इस स्थिति के बारे में वास्तव में कुछ नहीं पता। मैं स्क्रिप्ट लिखने में इतना व्यस्त था कि मैं समाचार पर ध्यान देना भी भूल गया। विवान ने अपने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। सान्या अब इस स्थिति के बारे में वास्तव में चिंतित थी। यदि यह वास्तव में उन सैनिकों से संबंधित था जो रहस्यमय तरीके से मारे गए थे, तो शायद विवान खतरे में हो सकता है। तो क्या आप श्रेयंका को साथ ले जा सकते हैं? उसने पूछा। इस समय वह निश्चित रूप से जानती थी कि श्रेयंका विवान से थोड़ी अधिक मजबूत थी, भले ही ये केवल थोड़ी सी हो। इसलिए चूंकि वह खुद विवान की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी, उसे किसी और को उस काम के लिए सौंपना पड़ा। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां मैं जा रहा हूं वह सेना का मुख्यालय है। ये एक ऐसा स्थान है जहां नागरिकों को आसानी से अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा। विवान जानता था कि सान्या उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन फिर भी उसे एक आदमी के रूप में अपनी आत्मा को चोटिल होते हुए महसूस हुआ। आखिरकार उसकी प्रेमिका वास्तव में उसे किसी और महिला से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कह रही थी। यदि ऐसा हुआ तो वह कैसे अपने सिर को ऊंचा रख सकेगा? ऐसा लग रहा था कि उसे सिस्टम का और अधिक लाभ उठाना होगा, ताकि वह वर्तमान में जितना मजबूत है उससे भी अधिक मजबूत हो सके। बस इस तथ्य से कि श्रेयंका वर्तमान में उससे मजबूत थी, ये साबित करता था कि वह वर्तमान में जितना मजबूत है उससे अधिक मजबूत हो सकता है। कुछ समय बाद उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी जो पास आ रही थी। उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने तुरंत जान लिया कि यह वह सैन्य हेलीकॉप्टर है जो आया है। ये विशिष्ट ध्वनि उसके लिए आसानी से पहचानी गई थी। तीनों ने विला से बाहर निकाला और इंतजार किया जब तक हेलीकॉप्टर उतरा, और तुरंत बाद हेलीकॉप्टर के दरवाजे खुले और वल्नारो जो दो अन्य सैनिकों के साथ उतरा। जब उसने विवान को देखा तो उसने तुरंत एक सैन्य सलाम दिया। उसी समय अन्य दो सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। हालांकि यह उनके लिए पहली बार था कि वे विवान से मिल रहे थे, ये देखते हुए कि वल्नारो को इतना सम्मान था और वह विवान को सैन्य सलाम देने के लिए भी तैयार था। इसका मतलब था कि विवान की स्थिति सेना में कम नहीं थी। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बहुत समय है, इसलिए चलो चलते हैं। विवान ने अपनी बाहें लहराते हुए कहा। जी सर, वल्नारो और अन्य दो तुरंत उत्तर दिए। इसके बाद वे एक तरफ खड़े हो गए और विवान के हेलीकॉप्टर में चढ़ने का इंतजार किया। विवान ने सान्या को देखा और उसे गले लगाया। इसके तुरंत बाद उसने ओलिविया की ओर देखा और दोनों से कहा, मैं वापस आऊंगा, शायद आज या कल, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं वहां 2 दिनों से अधिक नहीं रहूंगा। सावधान रहना, सान्या ने याद दिलाया। मैं इंतजार करूंगी। भले ही वह इस समय चिंतित महसूस कर रही थी, ओलिविया जानती थी कि उसे धैर्य रखना होगा। वल्नारो के लिए उसके होंठों के कोने में हल्का सा हिलना था। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि विवान वास्तव में ये कैसे तय कर सकता था कि वह वहां कितने समय तक रहने वाला है, भले ही उसे यह नहीं पता था कि उसे क्यों बुलाया गया था। फिर भी उसने इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने विवान के पीछे हेलीकॉप्टर में बैठने का इंतजार किया जो जल्द ही उड़ान भर गया। जैसे ही दोनों ने देखा कि हेलीकॉप्टर क्षितिज में गायब हो गया, सान्या ने ओलिविया की ओर देखा और पूछा, क्या आपके पास हाल ही में मारे गए सैनिकों के मामले के बारे में कोई अंदरूनी जानकारी है? जब उसने सान्या के सवाल को सुना, ओलिविया का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। फिर भी उसने ईमानदारी से उस जानकारी का उत्तर देने का निर्णय लिया जो उसे हाल ही में मिली थी।
उसे पता था कि यह मामला उस समय से संबंधित था, यहाँ तक कि यदि यह सीधे तौर पर संबंधित नहीं था तो भी इसमें कुछ प्रकार का संबंध था। और परिणामस्वरूप ठीक उसी तरह जैसे विवान उस स्थिति के केंद्र में था, वह भी इसका एक हिस्सा थी। शायद वह किसी और को इसके बारे में सूचित कर सकती थी। और यह देखते हुए कि सान्या विवान की प्रेमिका थी, शायद उसे इस बारे में सूचित करने में कोई हर्ज नहीं था। एलिप्सिस। जबकि दोनों महिलाएं एक दूसरे से बात कर रही थीं, विवान हेलीकॉप्टर के केबिन के अंदर आराम कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और कई योजनाएं बना रहा था जिन्हें वह जल्द से जल्द लागू करने जा रहा था। ये देखते हुए कि महीना समाप्त होने वाला था और यह देखते हुए कि वह भी काफी कमजोर था, वह कुछ ऐसा करने का विचार कर सकता था जैसे कि कई लड़ाई क्लबों में जाना ताकि वह कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो उसकी ताकत और लड़ाई की क्षमताओं को बढ़ा सके। वह कमजोर कहलाने के लिए तैयार नहीं था और न ही वह उस स्थिति में रहना चाहता था जहां वह उन लोगों की मदद नहीं कर सकता था जिन्हें वह प्यार करता था क्योंकि वह कमजोर था। मजबूत लोगों के प्रकट होने के साथ उसे पता था कि देश की वर्तमान स्थिति विशेष रूप से अच्छी नहीं थी। भले ही कई घटनाएं हुई जहां कई लोग मारे गए, ये कुछ ऐसा था जो शायद ही कभी होता था। लेकिन अब न केवल नाथन को जेल में ले जाने वाले पुलिस अधिकारियों के मामले में, बल्कि अब यहां तक कि सैनिक भी मर रहे थे। ये एक अच्छा संकेत नहीं था। और वर्तमान में विवान पहले से ही यह अनुमान लगा सकता था कि यदि कुछ ऐसा है जो वास्तव में सेना में इतना बड़ा प्रभाव डालता है तो ये शायद मजबूत ठिकानों से संबंधित हो सकता है। हालांकि संभावनाएं कम थीं, विवान अभी भी इसके लिए तैयार रहना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हेलीकॉप्टर में चुप्पी छाई रही क्योंकि यह अपनी अधिकतम गति से उड़ रहा था। पायलट को भी स्थिति की आपातता के बारे में पता था और यही कारण था कि वह जल्दी कर रहा था। लगभग 30 मिनट की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर अंततः उतरा। विवान इस समय निश्चित था कि वे राजधानी शहर से कई किलोमीटर दूर थे, लेकिन यह अपेक्षित था क्योंकि एक सैन्य शिविर शहर के बीच में नहीं हो सकता था। सैनिकों द्वारा किए जा रहे कई अभ्यासों और प्रशिक्षण के साथ उन्हें वास्तव में एक जंगल की आवश्यकता होती। हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हुए विवान कह सकता था कि यह जगह उस जगह से कहीं बड़ी थी जहां वल्नारो ने उसे ले जाया था। यह अपेक्षित था क्योंकि जहां उसने मेजर अलोंसो से मिला था वह केवल 1-1 कंपनी का बेस था, जबकि यहाँ ये देश के केंद्रीय प्रांत की सेना का मुख्यालय था। नीचे विवान ने कई प्रशिक्षण मैदानों और कई इमारतों को देखा। उसे निश्चित रूप से पता था कि ये केंद्रीय प्रांत के चारों ओर स्थित सभी कंपनियों का केंद्र था, और इस विशेष कारण से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां कई इमारतें थीं जो शस्त्रागार के रूप में उपयोग की जा सकती थीं। जब हेलीकॉप्टर उतरा, विवान ने देखा कि मेजर अलोंसो वास्तव में वहां उसका इंतजार कर रहा था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी कि एक मेजर उसके लिए इंतजार कर रहा था, और वह भी चिंतित होकर। जब वह नीचे उतरा तो मेजर अलोंसो ने सैन्य सलाम देने में समय बर्बाद नहीं किया और इस तरह से किया। वह जानता था कि विवान एक आकस्मिक व्यक्ति है और वास्तव में अधिकांश सैन्य नियमों का पालन नहीं करता है। आपका धन्यवाद कि आपने खुद को उपलब्ध कराया विवान। हमें वास्तव में इस बार आपकी आवश्यकता है, अलोंसो ने कहा। क्या स्थिति है जो वास्तव में मेरी आवश्यकता है? विवान ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। खैर, यह यहाँ चर्चा करने का स्थान नहीं है। चलो चले सम्मेलन कक्ष में जहाँ कर्नल आपका इंतजार कर रहा है। वहाँ अन्य मेजर भी मौजूद हैं और यह आपके लिए एक दूसरे से परिचित होने का अच्छा अवसर हो सकता है, अलोंसो ने कहा। उसे पता था कि विवान के मामले के बारे में बात करना कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य रूप से चर्चा की जा सके। भले ही कई सैनिक पहले से ही जानते थे कि विवान सेना का हिस्सा है, लेकिन उन्हें विवरण नहीं पता था। विवान ने सिर हिलाया और अलोंसो का अनुसरण किया। वल्नारो और अन्य लोग, उनके पास अन्य चीजें थीं जिन्हें उन्हें संभालना था और इसलिए वे अनुसरण नहीं कर सकते थे। वैसे भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाती यदि वे अनुसरण करते। एड्स बाय पब फ्यूचर। अलोंसो और विवान उस इमारत की ओर बढ़े जो सभी में सबसे भव्य थी। ये वह स्थान था जहां रणनीतियां और अन्य चीजें संभाली जाती थीं। इमारत एक बड़े गोदाम की तरह थी और इसके ऊपर कई उपग्रह डिश और टावर थे। ये स्पष्ट था कि यह सेना का कमांड सेंटर था। जब वे इमारत में प्रवेश करते हैं तो वे कई गलियारों से गुजरते हैं और अन्य सैनिकों का सामना करते हैं जो अभी भी चारों ओर घूम रहे थे। ये सैनिक हमेशा अलोंसो को सैन्य सलाम देते थे क्योंकि वे उसके साथ परिचित थे। विवान के लिए वे बस उसकी जिज्ञासा से देख रहे थे, लेकिन फिर भी कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वह मेजर अलोंसो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। कुछ समय बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे। अलोंसो ने दरवाजा खोला और विवान को अंदर जाने का इशारा किया। भले ही दोनों एक ही सैन्य रैंक में थे, विवान को एक आगंतुक के रूप में माना जा सकता था। जब विवान अंदर गया तो उसने पाया कि वहां पहले से ही 5 लोग इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही वह अंदर गया हर एक नज़र उस पर केंद्रित हो गई।
उसने एक पल के लिए भौहें चिराई जब उसने महसूस किया कि वहां कई नजरें थीं जो वास्तव में उसके प्रति मित्रवत नहीं थीं। चूंकि यह उनके लिए पहली बार था कि वे मिल रहे थे, विवान सोच रहा था कि उसने इन लोगों को बुरा क्यों बना दिया। फिर भी उसने कमरे में सभी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नज़र उस व्यक्ति पर केंद्रित की जो मेज के सिर पर बैठा था। वह तुरंत जान गया कि यह व्यक्ति कर्नल था। आइए मेजर विवान, कृपया एक सीट लें। कर्नल एडिसन ने उस आयताकार मेज के चारों ओर की सीटों की ओर इशारा किया। विवान ने सभी को एक बार देखा और अंततः आयताकार मेज के एक छोर पर एक सीट पर बैठ गया। आखिरकार सभी अन्य सीटें पहले से ही भरी हुई थीं। जब विवान बैठ गया तो कर्नल ने मेज के चारों ओर उपस्थित अन्य मेजरों की ओर देखा और अगले पल उन्होंने अपने आप को और वे सेना में जो भूमिकाएं निभाते थे का परिचय देना शुरू किया। विवान वास्तव में इन लोगों के बारे में विशेष रूप से उत्सुक नहीं था। उसके लिए इस समय महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे क्यों बुलाया गया था। मेरे लिए, मैं कर्नल एडिसन हूं, और जिस कारण से मैंने आपको यहां बुलाया है वह यह है कि हम एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसे संभालना हमारे लिए काफी कठिन है। सभी का परिचय देने के बाद कर्नल ने कहा। विवान ने कुछ नहीं कहा और कर्नल के आगे बढ़ने का इंतजार किया, और धीरे धीरे विवान को वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया गया, साथ ही ये तथ्य कि एक व्यक्ति एक विशेष सैनिक की तलाश कर रहा था जो एक कैदी के मामले में शामिल था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। जितना अधिक उसने सुना, विवान का चेहरा उतरा। वह अब सोच रहा था कि ये किस तरह की किस्मत थी। उसे पता था कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही थी वह खुद था, और जिस तरह से एडिसन बात कर रहा था ये स्पष्ट था कि उसे नहीं पता था कि विवान वही था जिसने नाथन को ले लिया था। लेकिन फिर भी विवान अब और भी चिंतित था। यह नहीं था कि वह इस बात से डरता था कि ये कोई मजबूत ठिकाने से आया व्यक्ति था, लेकिन यह इस तथ्य के कारण था कि वे अभी भी नाथन की तलाश कर रहे थे। वह अब सोच रहा था कि नाथन के लिए इन लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्णता क्या थी कि उन्हें उसे पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही कुशल व्यक्ति को भेजा था जो नाथन को प्राप्त करने के लिए आया था। जिससे उसने पहले मारा था वह असाधारण नहीं था। विवान निश्चित था कि इस बार भेजा गया व्यक्ति निश्चित रूप से अधिक मजबूत था। तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? विवान ने पूछा। उसने यह नहीं बताया कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही थी वह खुद था। फिर भी उसने निर्णय लिया कि वह स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहेगा यदि उसकी आवश्यकता हो। उसकी वजह से पहले से ही कई सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन भले ही उसे समय पर वापस जाने का मौका मिलता, विवान वही करेगा जो उसने किया, वह नाथन को नष्ट कर देगा। यह कोई बातचीत का विषय नहीं था। खैर, मुझे आपके बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार मैं जानता हूं कि आप एक कुशल व्यक्ति हैं, और इस कारण से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप उसे संभाल सकते हैं। आपके लिए उसे काबू में करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बस ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अन्य सैनिकों को न मारे। हमारे लिए, हम इस मौके का उपयोग उन बेवकूफ़ों से निपटने के लिए करेंगे जो पहले से ही हमारी सीमाओं के चारों ओर हैं। ये एक मिशन के रूप में माना जा सकता है, और चूंकि यह एक बहुत ही जटिल और खतरनाक मिशन है, हमें आपको ऐसे पुरस्कार देने होंगे जो आपके द्वारा उठाए जा रहे वर्तमान जोखिम के साथ मेल खाते हैं। एडिसन ने विवान को उत्तर दिया। ये वह योजना थी जो उसके मन में थी, यहाँ तक कि उसे खुद भी पता था कि एक व्यक्ति को संभालना जो न केवल कुशल था बल्कि अच्छी तरह से सुसज्जित भी था, कठिन होगा। इसलिए यह अच्छा होगा यदि विवान उस व्यक्ति को काबू में रख सके। ये देखते हुए कि विवान के पास कौशल था, जब तक कि उन्हें उसे उस व्यक्ति के समान स्तर पर सुसज्जित किया गया, वे शायद ये सुनिश्चित कर सकते थे कि वह नागरिकों को न मारे और न ही सैनिकों को। जैसे ही वे और अन्य सैनिक इस मौके का उपयोग करके अपनी सीमाओं को वापस करने के लिए तैयार होंगे। यदि अंदर की समस्या को नियंत्रित किया गया तो यह उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगा जो इस मौके का उपयोग अपने लाभ के लिए करने की योजना बना रहे थे। क्या मुझे पता चल सकता है कि यह विशेष व्यक्ति कहाँ है? विवान इस व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उस व्यक्ति के पास ऐसा कौन सा उपकरण था जिससे वह सैनिकों को आसानी से संभाल सकता था। इसके अलावा उसने ये भी नहीं पूछा कि उसे मिलने वाले पुरस्कार के बारे में। चूंकि सेना पहले से ही उसे कुछ देनी थी, वह शायद उस मौके की प्रतीक्षा कर सकता था जब उसे वह लाभ उठाने का मौका मिले। लेकिन भले ही वह जिज्ञासु था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह लापरवाह था। कर्नल के जवाब देने से पहले कमरे में उपस्थित अन्य मेजर तुरंत विवान द्वारा सुने गए शब्दों से चौंक गए। ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि एक सैनिक को उसके वरिष्ठ द्वारा एक मिशन दिया गया, फिर उसे उस मिशन को पूरा करने के बाद एक पुरस्कार का वादा किया गया, और जो पुरस्कार वादा किया गया था वह उस सैनिक को परेशान करने के लिए एक मुआवजे के रूप में था। यह ऐसा था जैसे वह सैनिक बिना मुआवजे के किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर सकता था।
वे दूसरी ओर हमेशा मिशनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे क्योंकि यदि वे असफल होते तो हमेशा इसके बाद दंड होता। चूंकि वे विवान की भर्ती के विशेष विवरण के बारे में नहीं जानते थे, वे वास्तव में आश्चर्यचकित थे। आखिरकार इस समय कर्नल विवान से बात नहीं कर रहा था जैसे कि वह एक वरिष्ठ था, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में जो विवान से सहायता मांगने आया था। ये बस अविश्वसनीय था। उनके मन में वे सोच रहे थे कि क्या कर्नल और विवान उनके साथ मजाक कर रहे थे या नहीं। वे कैसे विश्वास कर सकते थे कि सेना के अनकहे नियम जो हमेशा पालन किए जाते थे, इस क्षण में इतनी आसानी से और इतनी सामान्यता से तोड़े जा रहे थे। हालांकि यह सच था कि किसी को भी ये निषिद्ध नहीं किया गया था कि कोई उच्च रैंक वाला व्यक्ति किसी निम्न रैंक वाले व्यक्ति से सहायता मांग सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांश समय यह हमेशा एक आदेश होता था जो उच्च रैंक वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता था। एडिसन ने पूरी तरह से मेजरों की अनदेखी की जैसे वे एक दूसरे को देख रहे थे। भले ही ये सच था कि उनके पास कई सवाल थे जो वे पूछना चाहते थे, वे जानते थे कि वे कर्नल को बाधित नहीं कर सकते। ये एक लोहे का नियम था। हमारे पास पहले प्राप्त जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति वर्तमान में राजधानी शहर के अंदर है और वह वर्तमान में एक होटल में रह रहा है जो न तो बहुत बड़ा है और न ही लोकप्रिय है। खैर, यह केवल पहले की स्थिति थी जब तक कि वर्तमान घटना नहीं हुई। एडिसन ने विवान के सवाल का उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद उसने विवान को उस व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जानकारी दी। वे हमेशा उस व्यक्ति पर नजर रख रहे थे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह कुछ न करे। खैर, यह उस व्यक्ति पर नजर रखने का उद्देश्य होना चाहिए था। लेकिन अब यदि वह व्यक्ति कई नागरिकों को मारने का निर्णय लेता है तो उन्हें उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। वे उसके सामने असहाय थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये पुष्टि की जा सकती है कि व्यक्ति अभी भी वहां है? मैं बेकार की यात्राएं नहीं करना चाहता, विवान ने पूछा। उसे पता था कि जो मानव बंधन में नहीं होते वे कई चालें चल सकते हैं। इसलिए ये पत्थर पर नहीं लिखा था कि व्यक्ति उसी स्थान पर रहेगा जब तक वह वहां नहीं पहुंचता। चूंकि वह वर्तमान में कई चक्कर लगाने के लिए तैयार नहीं था, ये बेहतर होगा यदि वह ये सुनिश्चित कर सके कि उसे उस व्यक्ति के ठिकाने के बारे में जो जानकारी मिली है वह सही है। जैसे ही कर्नल एक मेजर को निर्देश देने वाले थे कि वह जानकारी की पुष्टि करे, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने देखा कि एक कैप्टन रैंक का सैनिक एक चिंतित चेहरे के साथ अंदर आया। क्या मामला है? दूसरे कंपनी के मेजर ने अधीरता से पूछा। उसे वास्तव में पसंद नहीं था कि जिस बैठक में वे थे वह बिना किसी अच्छे कारण के बाधित हो। सर, लक्ष्य उस स्थान से स्थानांतरित हो गया है जहां वह पहले था। हमने उसकी वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश की है लेकिन हम असफल रहे हैं। एक सैन्य सलाम देने के बाद कैप्टन ने जो रिपोर्ट लाया था वह दी। कमरे में सभी के चेहरे तनाव में बदल गए। उन्हें पता था कि जिस व्यक्ति पर वे नजर रख रहे थे उसने वादा किया था कि यदि उसे वह सैनिक नहीं मिला जिसे वह खोज रहा था तो वह कई नागरिकों को मार डालेगा। उसके इस कदम को उठाना पूरी तरह से अप्रत्याशित था क्योंकि उसने जो समय सीमा दी थी वह अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। जल्दी करो, सभी को तैयार करो, कोशिश करो और उसकी स्थिति जानो। यह मायने नहीं रखता कि वह कहाँ है, लेकिन कोशिश करो और जानो कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। और सुनिश्चित करो कि जब आप उसे खोजें तो उससे संपर्क न करें, बस उसकी निगरानी रखें। किसी भी मेजर के कुछ कहने का इंतजार किए बिना एडिसन ने तुरंत निर्देश दिया। उसे स्थिति की आपातता का पता था और वह कुछ भी जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं था। सैनिक ने एक सैन्य सलाम दिया और तुरंत बाहर चला गया ताकि उसे दिए गए आदेश को पास कर सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। विवान दूसरी ओर थोड़ी निराशा महसूस कर रहा था, लेकिन अंत में विवान केवल सिर हिलाकर रह गया। चूंकि उसकी स्थिति अभी तक नहीं मिली है, मुझे लगता है कि मैं अब जा रहा हूं। जब आप उसकी स्थिति जानेंगे तो मुझे सूचित करें। इस समय मेरे पास कुछ और करने के लिए है, विवान ने कहा जैसे ही वह खड़ा हुआ। आपका क्या मतलब है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको सूचित करें जब उसकी स्थिति मिल जाए? क्या आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप उस समय पर तैयार रहेंगे जब आपको उसकी स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा? पहले कंपनी के मेजर ने सवाल किया। विवान ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास यह समय बर्बाद करने का है कि मैं अपनी स्थिति के लिए इंतजार करूं। और जो भी मुझे सूचित करने वाला है वह कौन कहता है कि मैं सेना के शिविर में नहीं रहूंगा भले ही मैं वहां नहीं हूं। उस मेजर का चेहरा बदसूरत हो गया। पहले कंपनी का मेजर होने के नाते उसे हमेशा अन्य मेजरों द्वारा सम्मानित किया गया था, लेकिन अब न केवल सम्मान, ऐसा लग रहा था कि विवान वास्तव में उसकी स्थिति की परवाह नहीं करता था। वह अभी जवाब देने ही वाला था कि अचानक एडिसन ने बोलना शुरू किया। यह ठीक है, जब हम उस व्यक्ति की स्थिति पाते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस समय तैयार रहेंगे क्योंकि आपको किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। समझ गया।
विवान ने सिर हिलाया और अंततः कमरे से बाहर चला गया। अलिप्सस डॉट राजधानी शहर के बाहरी इलाके में दो लोग एक दूसरे को तनावपूर्ण नजरों से देख रहे थे। कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि वे एक दूसरे का अवलोकन कर रहे थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पैंथर्स संगठन का एक रक्षक वास्तव में इतनी सुनसान जगह पर आएगा, सामने खड़ी महिला ने एरिक से कहा। वह जिस तरह से बोली वह काफी निस्वार्थ थी, लेकिन जिस तरह से उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, ये स्पष्ट था कि वह किसी भी चीज के लिए तैयार थी। हंफ, आप ऐसा बोल रही हैं जैसे आप भी उसी सुनसान जगह में नहीं हैं, एरिक ने खींचते हुए उत्तर दिया। महिला एक पल के लिए चुप रही। कुछ समय बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। बिल्कुल, मैं नहीं सोचती कि मुझे आपके साथ गिना जा सकता है क्योंकि मैं केवल इसलिए आई हूं क्योंकि आप आए हैं। मैं वास्तव में यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपको इस भाग में क्या लाया है। यह आसान नहीं है कि किसी रक्षक को इस दुनिया के कोने में आकर्षित किया जाए, आपको पता है। एरिक इस समय अंदर से जल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब तक वह अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेता तब तक कोई उसकी निगरानी करेगा। हालांकि यह सच था कि वह उम्मीद कर रहा था कि कोई उसकी निगरानी करेगा, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति इस स्तर का होगा। सामने खड़ी महिला उसके समान स्तर की थी। वर्तमान में वह एक सफेद कवच पहने हुए थी जिस पर कई तितलियों की छवियां उकेरी गई थीं। वह उसके समान थी, वह भी उस संगठन का एक सदस्य थी जिसमें वह था, और एरिक की तरह वह भी एक बैज पहन रही थी जिसमें 8 तारे थे। इसलिए एरिक जानता था कि उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए एक तरीका खोजना होगा ताकि वह सामने खड़ी महिला को बाधित न कर सके। इसके अलावा उसे ये सुनिश्चित करना था कि महिला को उस मामले के महत्व के बारे में पता न चले जो उसे यहाँ लाया था, और उसे पता था कि चूंकि वह पहले से ही यहाँ थी तो निश्चित रूप से कोई और व्यक्ति फिर से आएगा। दोनों संगठनों के 2 रक्षकों के एक ही दिशा में जाने से यह निश्चित रूप से और भी बड़ा ध्यान आकर्षित करेगा, और यदि अधिक लोग आए तो उसके लिए अपना कार्य पूरा करना और भी कठिन हो जाएगा। एरिक को इस बात का डर था कि वह अपने संगठन के विरोधी पक्ष का ध्यान आकर्षित कर दे। चूंकि वे भी जानते थे कि उन्होंने 5 साल पहले क्या पाया था, वे निश्चित रूप से जब वे यहाँ आएंगे तो इस मामले के बारे में एक सुराग प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ क्या लाया? महिला ने पूछा। सामंथा, क्यों नहीं आप अपने काम में ध्यान दें और दूसरों के मामलों में न पड़ें? एरिक ने चिढ़ते हुए कहा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी करते हैं वह मुझसे संबंधित है। हमारे संगठन में हर कोई सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, इसलिए मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ कि आप अपने विरोधियों के खिलाफ संदिग्ध कदम उठा रहे हैं? सामंथा ने मुस्कुराते हुए पूछा। एरिक की भौहें चिढ़ गईं। यदि वह कर सकता तो वह वास्तव में इस पल में सामंथा से लड़ना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यह उनके लिए लड़ने का समय नहीं था। कुछ समय सोचने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगी। दूसरी ओर आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं जब तक कि यह उचित हो। सामंथा ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि एरिक वास्तव में ऐसा कुछ करने के लिए तैयार था। यदि उसे एरिक से कुछ भी मांगने का मौका मिलता तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जो कुछ भी एरिक के पास था वह उस चीज से कम मूल्यवान था जिसे वह यहाँ खोजने आया था? कुछ समय सोचने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों न हम मिलकर उस चीज को खोजें जिसे आप ढूंढ रहे हैं और फिर हम इसे साझा कर लें।